अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है फैसिलिटेटिव डिफियन। मैंने पहले आपको जो सिंपल डिफियन के सारी टाइप्स और सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, उसके फैक्टर्स, उसके वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज हम फैसिलिटेटिव डिफियन को पढ़ेंगे। फैसिलिटेटिव डिफियन और सिंपल डिफियन में फ़र्क ही इतना था कि फैसिलिटेटिव डिफियन में कैरियर प्रोटीन का एक अहम रोल होता है। ठीक है, इसमें कैरियर प्रोटीन ही सारा इस डिफियन के प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रही होती है। और फैसिलिटेटिव डिफियन का दूसरा नाम है कैरियर मेडिएटेड डिफियन। ठीक है, कैरियर मेडिएटेड कहने का मतलब ही यही है, क्योंकि इसमें जो कैरियर प्रोटीन्स है वो एक अहम रोल अदा करेंगे, इसीलिए हम फैसिलिटेटिव डिफियन को कैरियर मेडिएटेड डिफियन का नाम भी देते हैं। अब ये मैंने आपको ग्राफ शो की है, गाइटन एंड हॉल की बुक में ये वाला ग्राफ बना हुआ है, और फैसिलिटेटिव डिफियन के बाद इसी ग्राफ को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप ये ग्राफ भी बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले वाई एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ डिफियन। यानी हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में कि रेट ऑफ डिफियन पर कंसंट्रेशन जो है किसी भी सब्सटेंस की वो डिपेंड करती है। ठीक है, अब किस तरह डिपेंड करती है, हमने कहा था कि जैसे ही हम सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते जाएंगे रेट ऑफ डिफियन भी बढ़ता जाएगा। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन से शो किया है कि जिस तरह कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है रेट ऑफ डिफियन भी बढ़ता जाता है। लेकिन अब हम ये तो सिंपल डिफियन की बात हो गई है। अगर हम फैसिलिटेटिव डिफियन को देखें तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। फैसिलिटेटिव डिफियन में क्या है कि हमने कहा कि कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटिव डिफियन को प्रोसीड करती हैं। तो अब यहाँ तक ये फैसिलिटेटिव डिफियन का कर्व मैंने इस तरह आपको शो किया। यहाँ इस वी मैक्स तक के पॉइंट तक फैसिलिटेटिव डिफियन भी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ डिफियन के और कंसंट्रेशन के। लेकिन फिर उसके बाद ये कांस्टेंट लाइन शो करी है। अब इसने कांस्टेंट लाइन क्यों शो की है? मसला यह है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कैरियर प्रोटीन अटैच होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक सेल मेम्ब्रेन है, इस पे ये हमारी कैरियर प्रोटीन्स अटैच हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल मेम्ब्रेन का मैंने पार्ट लिया और उस पर सिर्फ 4 ही कैरियर प्रोटीन अटैच हुई थी। ठीक है, अब क्या होगा कि जो डिफरेंट कंसंट्रेशन है सब्सटेंसेस की वो आके इस कैरियर प्रोटीन पर अटैच हो जाएंगी। ये हमारे पास आउटसाइड सब्सटेंस है जिसने सेल के अंदर आना है इस सब्सटेंस से। तो ये क्या करेगा, फैसिलिटेटिव डिफियन के ज़रिए अगर इस सब्सटेंस ने सेल के अंदर आना है तो ये सबसे पहले जाएगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कैरियर प्रोटीन्स अटैच हैं उनको टच करेगा, उनके ऊपर जाएगा और फिर ये सेल के अंदर आएगा। इसी तरह कोई दूसरा सब्सटेंस आता है वो इस कैरियर प्रोटीन पर अटैच होगा और सेल के अंदर आ जाएगा। इस तरह तीसरा आएगा वो इस कैरियर प्रोटीन पर अटैच होगा और अंदर आ जाएगा। इस तरह ये चारों कैरियर प्रोटीन्स अपना फंक्शन रोल अदा करेंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन पर इतनी ज़्यादा कैरियर प्रोटीन्स अटैच नहीं होती कि वो सारे सब्सटेंसेस को इजीली ट्रांसपोर्ट करवा सकें। ठीक है, एट अ टाइम जो है कुछ सब्सटेंसेस ही कैरियर प्रोटीन के ज़रिए से आ सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एक टाइम हमारे पास ऐसा आता है वी मैक्स पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे ये सारी कैरियर प्रोटीन्स रिसेप्टर यानी इन सब्सटेंसेस के साथ अटैच हो चुकी होती हैं ऑलरेडी। कोई और हमारे पास एक्स्ट्रा कोई भी कैरियर प्रोटीन इस वक्त मौजूद नहीं होती है कि जो हमारा फर्दर जो रेट ऑफ डिफियन है वो प्रोसीड करवा सके। जिसकी वजह से क्या होता है कि वी मैक्स पॉइंट के बाद जो रेट ऑफ डिफियन है फैसिलिटेटिव डिफियन का वो कांस्टेंट हो जाता है, वो इस कांस्टेंट लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपने ऐसे बना के और अगर आप चाहते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपने इस तरह लिख देनी है। अब फैसिलिटेटिव डिफियन क्या है कि रेट ऑफ डिफियन बिकम कांस्टेंट आफ्टर वी मैक्स पॉइंट। वी मैक्स पॉइंट के बाद जो फैसिलिटेटिव डिफियन का रेट है डिफियन का वो कांस्टेंट हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, वेयर है सिंपल डिफियन रेट इंक्रीज ओनली। लेकिन जो सिंपल डिफियन का रेट है वो इंक्रीज़ होता रहेगा कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से। ये अब लिपिड बायलेयर है, इस लिपिड बायलेयर के अंदर ये मैंने एक प्रोटीन शो की है, ये कोई कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, अब इस कैरियर प्रोटीन ने इस सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेके जाना है। ठीक है, अब ये कैरियर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये एक तरफ से ओपन होती है और एक तरफ से क्लोज हुई होती है। ये अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस करेगी। ये इसका होता है एक बाइंडिंग पॉइंट। ठीक है, ये बाइंडिंग पॉइंट डिटेक्ट करेगा कि अब इस प्रोटीन के अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस आ चुका है जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेके जाना है। ठीक है, अब जैसे ही बाहर से कोई सब्सटेंस सबसे पहले ये उसे रिकॉग्नाइज करेगी क्योंकि इसके सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर कुछ जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अटैच होते हैं।
सबसे पहले ये सब्सटेंस आएगा, वो रिसेप्टर इस सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर वो इसे इजाज़त देंगे कि भाई हाँ भाई अब आप तुम अंदर आ सकते हो। और फिर उसके बाद ये बाइंडिंग पॉइंट्स कुछ अटैच होते हैं, ये क्या करेंगे, ये इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ भाई वो सब्सटेंस आ चुका है, अब ये वाली जो जगह है ये ओपन हो जाए। तो ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी कि इस वाली जगह को ओपन कर देगी और इस वाली जगह को क्लोज कर देगी, ताकि एट अ टाइम एक ही जो सब्सटेंस है वो पास कर सके। और जैसे ये सब्सटेंस पास हो जाएगा ये बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया, आपने इसी को प्रोसेस को लिख देना है, ठीक है, पेपर में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो फैक्टर्स आ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेटिव डिफिशन के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसका मैंने ग्राफ आपको पीछे शो किया। फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी डिपेंड करता है फैसिलिटी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर का पोटेंशियल जब डिफरेंट होता है तब भी कैरियर प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चैनल्स और गेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर प्रेशर का डिफरेंस भी आ जाता है कि अगर सेल के बाहर प्रेशर ज़्यादा है अंदर कम है तो कुछ मॉलिक्यूल बाहर ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह पे आ जाते हैं। इस तरह ऑस्मोटिक इफेक्ट भी होता है। कुछ सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ मिलकर सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये फैसिलिटेटिव डिफिशन का आपने यहीं तक लिखना है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर एज अ शॉर्ट आता है तो आपने बस इसकी डेफिनेशन लिखना है कि ये कौन कौन से सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, इसकी टाइप्स की सिर्फ आपने नेम लिख देने हैं बस, अगर ये शॉर्ट आता है। अगर ये लॉन्ग आता है तो हमें इसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, अब किस तरह, अगर ये लॉन्ग आता है तो मैं आपको वो लॉन्ग बताती हूँ कि कैसे आपने, सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी है कि ये क्या है कि मूवमेंट है मॉलिक्यूल की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन के अलॉन्ग नहीं होता है ये, यानी अगेंस्ट कैसे है, यानी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा कैसे होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के दरमियान होती है ये हमेशा। अब दे नीड एटीपी एनर्जी, इनको एटीपी की एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि हमने डिफिशन में पढ़ा था कि उन्हें एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमेशा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं। रैंडम मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की और उन मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से सिंपल डिफिशन हो जाती है। लेकिन एटीपी ट्रांसपोर्ट को हमेशा एक एटीपी एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एटीपी एनर्जी फूड के जो डाइजेस्ट होने से रिलीज़ होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। वो सब्सटेंसेस हैं सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड एंड आयोडीन। ये सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपना रोल अदा करते हैं। अब टाइप्स कौन कौन सी हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी टाइप है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अच्छा जी, द डिवीजन इज़ ऑन द बेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। इन दो टाइप्स में डिवाइड किस बेस पे किया, हमने एनर्जी की बेस पे किया। अब एनर्जी की बेस पे कैसे किया ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच डिराइव्ड एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम एटीपी। यानी ये ट्रांसपोर्टेशन की एक ऐसी टाइप है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं एटीपी से डायरेक्टली। यानी इस ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि जैसे ही हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवानी है, एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा, वो अपने फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज़ करेगा, 717.6 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ करके देगा और इस तरह ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल में क्या आता है, सोडियम पोटेशियम पंप आ जाता है, कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पंप। ठीक है, अब अगर आपके पास सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का लॉन्ग आता है तब आपने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की इन एग्जांपल्स को भी एक्सप्लेन करना है। अगर ये आपके पास लॉन्ग नहीं आता है तब आपने इनको एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, सिर्फ आपने इसके नाम लिख देने। अब जब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लॉन्ग आ गया और आपने इन सबको एक्सप्लेन करना है तो मैंने आप उसके लिए आगे हर एक एग्जांपल को एक्सप्लेन किया। सबसे पहला जो पंप हमने पढ़ा है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, अ पंप दैट ट्रांसपोर्ट सोडियम आउटसाइड एट द सेम टाइम इट कॉज कैल्शियम टू मूव इनसाइड। ठीक है, ये एक ऐसा पंप है कि जिसने क्या किया है, सोडियम को ट्रांसपोर्ट किया है आउटसाइड और पोटेशियम को मूव किया इनसाइड।
अब क्यों किया इस पंप ने ऐसा, मतलब हमेशा इसने सोडियम को ही बाहर की तरफ क्यों भेजा और पोटाशियम को ही हमेशा इनसाइड क्यों पुल किया, इसकी भी एक रीज़न है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो पंप होता है ये एट अ टाइम 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजता है और 2 पोटाशियम आयंस को इनसाइड लेके आता है। और ये भी डिफरेंस क्यों हुआ है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमेशा सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड जो होती है वो मोर नेगेटिव होती है, जबकि इनसाइड इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होती। ये इसी प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि ये एट अ टाइम 3 नाइट्रोजन को ज़्यादा भेजती है, 2 कैल्शियम इधर आते हैं, तो जिसकी वजह से डिफरेंस हो जाता है। इसी की वजह से ही तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड। इट मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड द पोटाशियम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ये मेंटेन करता है कंसंट्रेशन को, किसकी कंसंट्रेशन को? सोडियम की और पोटाशियम की आउटसाइड। मतलब यही प्रोटीन है जो कि मतलब इस बात का ख्याल रखेगी कि सोडियम की और पोटाशियम की कंसंट्रेशन में फ़र्क ना आ जाए। और ये किस तरह करेगी? जब एटीपी क्या होगा, एडीपी के अंदर चेंज होगा, ये तब अपना काम करेगी और साथ ही फॉस्फेट ब्रोमीन रिलीज़ हो जाएगा और साथ हमारे पास कितनी एनर्जी आ जाएगी? 717.6 किलो कैलोरीज़ की जो एनर्जी हमारे पास है वो आ जाती है। फिर यही एनर्जी आगे किसी की ट्रांसपोर्टेशन करनी है, आगे किसी मॉलिक्यूल्स को पंप करना है, उसमें ये अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सोडियम एंड द पोटाशियम पंप। फिर सोडियम और पोटाशियम पंप हमने पढ़ लिया कि है। अब इसकी फ़िज़िकल कंपोनेंट्स क्या हैं? इट हैज़ कैरियर प्रोटीन हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 55,000। ये क्या है? सोडियम पंप में क्या फ़िज़िकल कंपोनेंट? सबसे पहले इसके पास होती है एक कैरियर प्रोटीन, और वही कैरियर प्रोटीन ही अहम रोल अदा करती है इस ट्रांसपोर्टेशन में। और उसके बाद हमारे पास जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 55,000 के अराउंड होता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है सोडियम पोटाशियम पंप की? सबसे पहले ये प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइड फॉर द सोडियम आयन, फिर ये प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइड फॉर द पोटाशियम आयन, एंड इट आल्सो अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये इसके कुछ फंक्शंस आ जाती हैं। अब बाकी ये जो पंप्स हैं वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और उसके जो एग्जांपल्स है हमारे पास वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। I hope that you understand your lecture. Allah Hafiz.